यूपी में राजभर और दारा सिंह बनेंगे मंत्री। रालोद को भी कैबिनेट में मिलेगी जगह। सीएम योगी ने राज्यपाल से की मुलाकात। यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। 3 बड़े राज्यों के रह चुके हैं राज्यपाल। कानपुर में तंबाकू कारोबारी के ठिकानों पर छापा। भारी टैक्स चोरी का मिला इनपुट। लग्जरी गाड़ी और करोड़ों का कैश बरामद। उत्तराखंड में बीजेपी ने शुरू किया आपका सुझाव हमारा संकल्प अभियान। सुझावों के बाद तैयार करेंगे संकल्प पत्र। पहाड़ों पर शुरू हुई बारिश। उत्तराखंड में 3 दिन का येलो अलर्ट जारी। यूपी में भी गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर दावेदारी के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों में नेताओं में होड़ लग गई है। नेता हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे उन्हें टिकट मिल सके। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली जाकर मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ज्योति रौतेला पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। ये मुलाकात कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से ठीक पहले हुई है। हालांकि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कब होगी यह कहना अभी मुश्किल है। फिलहाल ज्योति रौतेला ने मुलाकात को लेकर जो ट्वीट किया उससे उन्होंने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। ज्योति रौतेला ने कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 33% आरक्षण दिए जाने की पक्षधर रही है। इसलिए उन्होंने भी पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती को लेकर महिला कांग्रेस लगातार प्रदेश भर में नारी न्याय सम्मान सम्मेलन आयोजित करती है। सम्मेलनों के माध्यम से महिला कांग्रेस गांव-गांव जाकर महिलाओं से मिल रही हैं और उनके अधिकारों की बात करने के साथ ही उनकी समस्याओं को भी पूछा जा रहा है। उत्तराखंड में भाजपा ने लोकसभा चुनाव का संकल्प पत्र तैयार करने के लिए आपका सुझाव हमारा संकल्प अभियान शुरू किया। संकल्प पत्र संयोजक एवं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में इसे शुरू किया गया। इन सुझावों में आधार पर पार्टी का चुनाव संकल्प पत्र तैयार होगा। एलईडी वाहनों, पत्र पेटिकाओं, जनसंपर्क, नमो ऐप एवं मिस्ड कॉल के माध्यम से सुझाव मांगे जा रहे हैं। वहीं अभियान के प्रदेश संयोजक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, जनता ने बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है। उन्हें सिर्फ इस जीत को इतना प्रचंड बनाना है कि विरोधी मतगणना स्थल तक नहीं जाएं। वहीं उन्होंने पीएम मोदी पर जनता के विश्वास का जिक्र किया और कहा, जब 2014 में भाजपा जीती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जनता और ज्यादा सीट देना चाहती थी। 2019 में उन्होंने स्पष्ट जनादेश मांगा 300 पार, तो जनता ने 303 दिया। अब 2024 में 400 पार का आशीर्वाद चाहिए, जिसके लिए जनता पूरी तरह तैयार है। सीमांत जनपद चमोली के विकसित भारत संकल्प यात्रा दशोली ब्लॉक की मंडल घाटी पहुंची, जहां ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने का आह्वान किया और इस अवसर पर लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ भी दिलाई गई। वहीं जिला संयोजक चंडी प्रसाद थपलियाल ने कहा, प्रधानमंत्री का विजन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। देश की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय क्षेत्रों में शिविर आयोजित करते हुए वंचितों को योजना से जोड़ा गया है। सभी को मेरा प्रणाम और मेरा नाम है आरती राणा। तो मैं देवलधार की रहने वाली हूँ और मुझे मातृ वंदना का ये लाभ मिल रखा है और मैं सरकार की इस योजना से खुश हूँ। धन्यवाद। मेरा देवेश्वरी देवी से प्रधानमंत्री ने हम तो उजाला गैस दिन हम तो बहुत आभार से प्रधानमंत्री पहले हम लकड़ी में बनाउँछ खाना, अब हम तो गैस वाला मिले, हम तो बहुत सुविधा हुई थे। बहुत बहुत आभार से हमें प्रधानमंत्री।
सानिका बिष्ट गाँव से मुझे मातृवंदना योजना का पूरा लाभ मिला है और महालक्ष्मी किट भी मिला है और पोषण योजना का पूरा लाभ हुआ है। मैं इस योजना से नमस्ते, मैं हूं अंजू बिष्ट और मैं हूं गोपेश्वर कंगोर गाँव से। मुझे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लाभ प्राप्त हुआ है और इस योजना के तहत मुझे जो भी मिला है उससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, अभी तक हम देश के 2,60,000 गाँव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम कर चुके हैं। अपने चमोली जिले में हम 610 ग्राम सभाओं तक गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार की योजनाओं को अंत्योदय, जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उस तक पहुंचाना है। जिनको पहले इन योजनाओं का फायदा मिल गया है, जिन लोगों को नहीं मिला है, हम गांव जा करके जनता के दरवाजे पे जा करके योजनाओं का लाभ दे रहे हैं और साथ ही साथ 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जनता का आह्वान कर रहे हैं और शपथ दिला रहे हैं। अध्यक्षा कंगोर गांव साहिब उत्तरकाशी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के गांवों तक जाएगा और वह वोटरों को 100% वोट डालने के लिए प्रेरित करेगा। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिले की मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए चुनाव के लिए महापर्व में मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। वहीं मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान खासतौर पर उन मतदान केंद्रों पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया गया जहां पिछली बार अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ था। मी जय किशन, मुख्य विकास अधिकारी, नोडल अधिकारी, स्वीप उत्तरकाशी। जिला उत्तरकाशी का सम्मानित मतदाताओं से अनुरोध कर दूं कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में जिला उत्तरकाशी में मतदान प्रतिशत बढ़ाना को खातिर मतदान को दिन अपूर्ण मताधिकार को प्रयोग जरूर करें। जो नौजवानों की उम्र 18 साल पूरी हुए गया वो अपूर्ण नाम मतदाता सूची में जरूर लिखवा दिया कि यो लोकतंत्र में सबसे बड़ो अधिकार का भाग है। याद रखिए, मी जनपद का वरिष्ठ दाना, सयाना, दिव्यांग और सभ्य सम्मानित मतदाताओं से अनुरोध कर दो कि मतदान का दिन अपूर्ण मताधिकार को प्रयोग जरूर करें। धार गांव में कोई भी छूटन चैन तुमरू एक मत लोकतंत्र के मजबूत कर लू और आण बल भाव की दशा और दिशा बदले सकत। जय हिंद, जय लोक। रुड़की औद्योगिक क्षेत्र स्थित रामनगर में एक कंपनी ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से एक ऐसा ड्रोन तैयार किया जो केन नदी के घड़ियालों में गणना करेगा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इस ड्रोन और कंपनी का जिक्र किया। वहीं ड्रोन बनाने वाली कंपनी के संचालक का कहना है ये F90+ ड्रोन है जो सर्वे का काम करते हैं और 90 मिनट की उड़ान भर सकता है, साथ ही 5000 की ऊंचाई तक टेकअप कर सकता है। उन्होंने बताया इसमें अलग अलग तरीके कैमरे लगाए गए हैं जिससे सर्वे मैपिंग में आसानी होती है। जो हमारा ड्रोन है F90+, ये एक सर्वे का ड्रोन है। ये 90 मिनट की उड़ान भर सकता है और 5000 मीटर तक की ऊंचाई से आप इसे टेक ऑफ कर सकते हैं। 120 मीटर पे ये उड़ता है और अलग अलग तरीके के कैमरे आते हैं इसके साथ, तो उससे आप सर्वे मैपिंग का कोई भी यूज़ हो वो आप कर सकते हैं। टैक्टिकल मैपिंग आर्मी के लिए या फिर फॉरेस्ट के लिए, जैसे उन्होंने घड़ियाल की मैपिंग करी है, वो भी आप इससे कर सकते हैं। तो एक कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री खास तौर पर कहा कि भाई जो हमारी घड़ियाल है उसकी काउंटिंग के लिए रुड़की के जो रोड है उसमें तैयार किया जा रहा है? जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये और बहुत अच्छा लगा और इससे एक हौसला मिलता है हमें आगे और अच्छा करने के लिए।
और अपने देश के नाम को और इस हमारे छोटे से शहर है रुड़की उसके नाम को और ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए। तो इसके अलावा और क्या क्या ड्रोन आपके पास? इसके अलावा हमारे पास सर्वेलेंस के ड्रोन हैं मिलिट्री के लिए, और एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए ड्रोन्स हैं, और मल्टी रोटर ड्रोन्स भी हैं जो स्मॉल अलग अलग चीज़ों में यूज़ आ सकते हैं जी। इसकी कीमत कितनी हुई लगभग? कीमत का अलग अलग आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है। जिस टाइप का आप कैमरा लेना चाहेंगे ड्रोन के साथ उसके बेसिस पे आपकी कीमत बढ़ती चली जाती है। एक मेडिकल के लिए भी खासतौर पर उत्तराखंड सरकार ने किया पहाड़ क्षेत्रों में मेडिकल के लिए ड्रोन। मेडिकल के लिए हम अभी तक इस ड्रोन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इंडिया में, पर हम अपना ड्रोन साउथ अफ्रीका में यूज़ करते हैं मेडिकल ब्लड सप्लाई देने के लिए हॉस्पिटल्स में, और वहाँ पर हमारा काफ़ी कारगर है ड्रोन। पिट्स बीएड कॉलेज मानपुर में यूकोस्ट की ओर से बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान वक्ताओं ने बौद्धिक संपदा पर विस्तार से चर्चा करते हुए लोगों को कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जीआई टैग, पेटेंट आदि अधिकारों पर जागरूक किया। कार्यशाला में बताया गया आखिर कैसे हम नूतन सृजनात्मक कार्य करें जो सभी से अलग हो, जिसमें किसी की भी कोई नकल ना की गई हो। वहीं प्रोफेसर डॉक्टर तिलक राम प्रजापति और डॉक्टर दिवाकर बौद्ध ने विस्तृत चर्चा कर बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर जागरूक किया। के द्वारा ये जो सेमिनार चल रहा है ये बौद्धिक संपदा अधिकारों के जानकारी के लिए बहुत ही लाभदायक है, और हमारा जो बौद्धिक संपदा अधिकार है इसके बारे में बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं, और उनको इस तरह की जो जानकारी दी जा रही है उस जानकारी से प्रेरित होकर के लोग अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, और जो उनके क्षेत्र में विशेष उपज है या और कोई विशेष ज्ञान रखते हैं वो उसका वो कॉपीराइट भी ले सकेंगे और उसका पेटेंट भी करा सकेंगे। धन्यवाद। थराली में खंड विकास अधिकारी नारायण बगड़ के सेवानिवृत्त विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों ने उन्हें फूलमालाओं का स्वागत कर उपहार भेंट किया। वहीं सेवानिवृत्त खंड विकास अधिकारी श्री नयाल ने यहां पर लगभग 2 साल कार्यरत रहते हुए अपने 40 साल 7 महीने व 3 दिन के सरकारी सेवा काल को कुशलता से पूर्ण किया। उन्होंने अपने संबोधन में सभी के साथ बेहतरीन सामंजस्य बताते हुए भावुक हो उठे। बता दें अब नए खंड विकास अधिकारी की तैनाती होने तक वर्तमान में विकासखंड अधिकारी का कार्यभार वरिष्ठ एबीडीओ रमेश चंद्र अमोली देखेंगे। बात करता हूँ आपके चैनल के लिए, और हमारे पास जो है खंड विकास अधिकारी नहीं रहे, बल्कि जो है हमारे पास एक विकास पुरुष रहे जिन्होंने कि यहाँ पे एक दिशा और दशा जो यहाँ की होती है उसको जो है सारे लोगों को ये बताया कि जो है इस प्रकार की जो है विकास इस प्रकार से किए जाते हैं, क्षेत्र के गरीबों का विकास इस प्रकार से किया जाता है। उनकी जो कार्यशैली है बहुत ही जो है उत्कृष्ट कार्यशैली है। हम तो ये चाहते थे कि हमारे रिटायरमेंट से पहले ये यहीं रहें, लेकिन क्या करें, ये तो नौकरी वाली बात है। तो राज की सेवा में तो एक दिन रिटायरमेंट होना ही पड़ता है, लेकिन हमें ज़रा दुख भी हो रहा है कि जो है हमसे पहले आप रिटायरमेंट हुए, और खुशी है कि आप जो है बड़े प्रेम से बड़े जो है नाम कमा के आप यहाँ से गए। हमारे नारायण बगड़ में जो है नारायण भगवान की आप जो है कृपा से सकुशल अपने जो है घर में जा रहे हैं। आपका सदा परिवार जो है हमेशा मंगलमय रहे, खुशमय रहे, आरोग्य रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका भी धन्यवाद और आपके चैनल का भी धन्यवाद, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो श्रीमती नयाल जी का है कि पहली बार जो है हमारे विकासखंड कार्यालय में उपस्थित हुए। धन्यवाद। दिक्कतें हैं, पूरा सहयोग दिया इन्होंने, एक आदर्श पति होने के नाते उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। हाँ, नौकरी की उसमें तो दिक्कत आती है, इतनी दूर इनका ट्रांसफ़र होता रहा है, थोड़ा घर के जो काम होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो इनके हाथ से होते हैं, उसमें थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन ऐसा पूरा सहयोग दिया। एक आदर्श पति रहे, एक आदर्श पिता रहे। खा सकेंगे नहीं, कितना सहयोग करा मैंने, अपने मुँह से क्या बोलना है।
इनका से भी मैं सुनती हूँ, बहुत प्यार, बहुत अच्छे लोग हैं और नारायण भगवान की भूमि में हैं तो अच्छे लोग ही हैं। हम पूरी तरह स्वीकारते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। इससे पहले ही मैं रह चुका हूँ खंड अधिकारी, इससे पहले ही मैंने जिम्मेदारी को निर्वहन किया। देखो दुख तो होता ही है, वो आदमी आदर्श आदमी है, अपने लंबे सेवा काल का उनके पास जो है अनुभव रहा है, तो थोड़ा सा दुख होता है। अगर हम उन्हीं के साथ रहते तो ज़्यादा उनसे थोड़ा और सीखते। हालांकि जानता मैं बहुत पहले से उन्हें, लेकिन कार्य करने का अवसर इसी टाइम पिछले 8 महीने से मिला है, तो उनके साथ जो है अच्छा समय बीता है। और मैं जो हूँ उनकी जो सेवानिवृत्ति पर उनकी दीर्घायु होने की, परमपिता परमात्मा से उनको स्वस्थ रहने की और मस्त रहने की कामनाएं करता हूँ। इस अवसर पे मैं यहाँ पे उपस्थित तमाम सम्मानित जनप्रतिनिधि को, माननीय पंडित जी का और अन्य जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, सबका ससम्मान हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमारे साथी लोग एयर सेंटर से बीडीओ साहब हैं, देवाल से बीडीओ साहब हैं, हमारे थराली से यूसी जी और अन्य स्टाफ सब आ रखे हैं। और यहाँ के जो स्टाफ है, जो हमारा कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग है, सबने पूरे मन से आज सेवानिवृत्ति की तैयारी की है, आयोजन किया है। मैं उन सबका हार्दिक दिल से अपने परिवार की ओर से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और अब मुझे यहाँ से सेवानिवृत्त होने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि भगवान नारायण की धरती से मुझे रिटायरमेंट होने का एक मौका मिला है। मैं इस मौके को हमेशा याद रखूंगा। आप सबका धन्यवाद। कि यथासंभव अपने प्रयास करें, अपने पटल से संबंधित पूरा ऐसे काम करें जो एक आम आदमी की या सामान्य जनप्रतिनिधि या कोई भी उसमें जरूरतमंद आदमी आए तो उनको निराश होकर न लौटाएं, उनकी बातों को सुनें गंभीरता से और यथासंभव अपने स्तर से प्रयास करें कि उनकी समस्या का समाधान हो जाए। जो उनके स्तर का नहीं है वो दूसरे स्तर पर जाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उनको यथासंभव एक सहयोग देने का कष्ट करेंगे। मैं यही अपील करना चाहता हूँ। कॉर्बेट नगरी रामनगर का विश्व प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर का कार्य 2 चरणों में होगा। पहले चरण की किश्त जारी हो गई है, जल्दी कार्य शुरू किया जाएगा। बता दें बीते दिनों गर्जिया देवी मंदिर के टीले में आई दरार को लेकर सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार मुलाकात की। वहीं गर्जिया मंदिर के पुजारी मनोज पांडे ने सांसद प्रतिनिधि का आभार जताया। साथ ही उन्होंने बताया कि मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ऐसे में एक तरफ निर्माण कार्य होगा और दूसरी तरफ मंदिर के द्वार भी खुले रहेंगे। हाँ, अभी कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हुई थी तो उसमें हमारे सांसद प्रतिनिधि और इंदर रावत जी का हमके साथ हमारा प्रतिनिधिमंडल हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री ने हमें पूरा आश्वासन दिलवाया था कि कुछ ही दिन में आचार संहिता लगने से पहले यहाँ पे कार्य शुरू हो जाएगा। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि उनके कहने के अनुसार जैसा उन्होंने कहा वैसे ही हो गया। पहली किस्त जारी हो गई है और 5.5 करोड़ का टेंडर पास हो गया और संभवतः कार्य यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय हमारे इंदर रावत जी को और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पूरे मंदिर परिवार की तरफ से। अब ये जो कार्य है ये काफी ये 2 या 3 चरणों में कार्य पूरा होगा। इसमें लगभग 1.5-2 साल का समय लगेगा और 1.5-2 साल के समय में देखिए पर्यटक तो यहाँ पे दर्शनार्थी आते रहते हैं। दर्शनार्थी को यहाँ पे मंदिर जाने से हम रोक नहीं सकते, तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था अगर कहीं से कोई कार्य अगर नीचे हो रहा है मंदिर की जड़ पे तो कोई रास्ता दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी, लेकिन सबको दर्शन होते रहेंगे, मंदिर चालू रहेगा। मोदी जी द्वारा जो वादा किया गया था कि फरवरी लास्ट में हम जो है वहाँ काम चालू कर देंगे, तो उसकी पहली किस्त उन्होंने 5 करोड़ की समथिंग जारी कर दी है, जिसका काम की कल ही से चालू होने वाला था, पर वहां पर कुछ दिक्कतें थी, थोड़ा सा यात्रियों के लिए कुछ असुविधाएं हो सकती थी। उन सुविधाओं को करते हुए देखते हुए अब 28 तारीख से जो है वो काम शुरू हो जाएगा वहां पे। देखिए 5 करोड़ जो है पहली किस्त जारी हो रही है, फिर उसके बाद सेकंड फेज में जो है जो बाकी की किस्त है वो दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी का, माननीय इंदर रावत जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके द्वारा जो कहा गया वो करा भी गया, और विशेषकर इंदर रावत जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके द्वारा जब माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाया गया और मुख्यमंत्री से कहा गया तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी उनकी बात को पूरा तवज्जो दी गई और ये पहली किस्त जारी कर 28 तारीख से काम चालू होने।
जोशीमठ नगर में आपदा प्रभावितों ने एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिस रैली के दौरान तकरीबन हजारों की तादाद में आपदा प्रभावित और कई गांव के स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। बता दें, पिछले वर्ष जोशीमठ नगर में भू धसाव एवं दरार जैसी समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिस दौरान कई परिवार भू धसाव एवं दरार की चपेट में आ गए थे। यहां तक कि कई परिवार बेघर भी हो गए। हालांकि इस मामले को लेकर 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के लिए ऐसी कोई भी सुविधा नहीं दी गई जिसका लाभ जोशीमठ नगर के आपदा प्रभावित ले सके। वहीं आपदा प्रभावितों का कहना है, जो आजकल सभी आपदा प्रभावितों के लिए एक फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है, वो फॉर्म अपूर्ण है। इसलिए है कि सरकार कह रही है कि यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, फॉर्म दे रहे हैं भरने के लिए, समझ में नहीं है। पहले तो वो फॉर्म ही सही नहीं है, वो पूरा नहीं है, और दूसरे में लोग बहुत दुखी हैं। जाएं तो जाएं कहाँ? रोजगार की समस्या है, गाय बच्चों की समस्या है, हमारे मंदिर हैं, मठ हैं, उसकी समस्या है। कहाँ का कैसे करके यहाँ जोशीमठ को छोड़ के चले जाएंगे? तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि सब लोग साथ होकर के एक ज्ञापन क्यों ना यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को दिया जाए, ताकि हमारी समस्या सरकार तक जाए, मोदी जी के तक जाए कि जोशीमठ वाले कहीं जाने नहीं चाह रहे हैं, वो यहीं चाहे, और जो जोशीमठ को जो खतरा है इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि लोगों में ये दहशत न बने। एक प्रपत्र लोगों को दिया गया था भरने के लिए, और उसमें लोगों में एक कंफ्यूज की स्थिति बनी हुई है, और इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए लोगों ने जो कहा कि यहाँ से जो यहाँ के मूल बासिंदे हैं, जो पुश्तैनी लोग हैं, उनके यहाँ पे काफ़ी सारी अपनी ज़मीन जायदाद है, अपने गौशाले पनघट है, तो उनके साथ आजीविका के साधन में कुछ संकट पैदा हो रही है कि अगर उनको कहीं विस्थापित किया जाता तो उनके वहाँ आजीविका के मुख्य साधन क्या होंगे। तो इसी संदर्भ में एक लोगों ने जो उनको फॉर्म मिला था उसे वापस सरकार को दिया कि इसमें हमारी आजीविका के मुख्य साधन क्या होंगे, इसके बारे में कुछ हमें एकदम सजेस्ट किया जाए। इसके संबंध में यहाँ पे एक ये आंदोलन एक अपने लोगों की जो रोज थे उसे प्रकट किया गया। के संदर्भ में है, सर्वेक्षण प्रारूप के रूप में जो फॉर्म अभी तक बांटे गए थे, हर वार्ड में लगभग 500 फॉर्म बांटे गए हैं, तो लोगों को फॉर्म समझ में नहीं आ रहे हैं। लोगों की जो यहाँ के मूल निवासी है वो उन फॉर्मों को आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, और अपूर्ण फॉर्म को बताते हुए आज शासन प्रशासन को उस फॉर्म को जमा करने के लिए एक शांतिपूर्ण जुलूस के रूप में तहसील प्रशासन तक पहुंचा, कि यहाँ पे वो सारे फॉर्म जमा किए जाएंगे, और एक ज्ञापन के साथ में अपनी मांगों को सरकार के सामने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से रखा जाएगा। तो इसी के लिए ये 9 वार्डों से सभी पुश्तैनी निवासी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और इनकी ये मांगे हैं कि इस प्रारूप को पुनः एक बार नए तरीके से बनाया जाए, ताकि जिसमें सभी समस्याएं संदर्भित की जा सके। हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुए दंगे में अब कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कहा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की टीम के द्वारा दंगे प्रभावित क्षेत्र में निरीक्षण किया गया। दंगे को लेकर लोगों से बातचीत की गई है, और इस पूरी घटना में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसको वो राज्य सरकार के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, उनको चिन्हित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस घटना उत्तराखंड के लिए बेहद शर्मनाक है। भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसको लेकर प्रयास करते रहेंगे। वहीं इस पूरे मामले में मुख्य अभियुक्त समेत बड़ी संख्या में उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य है। देखिए, जो 8 तारीख की घटना बंदुलपुरा क्षेत्र में घटी है, थाने को भी आग लगाई गई और 100 से ऊपर वाहन जले हैं। ये गंभीर घटना है, कलंकित करने वाली है उत्तराखंड में। इसको सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार के मुखिया के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी अगले दिन आकर के घटना की जानकारी ली, और पीड़ितों से भी मिले, सबसे बात की उन्होंने। मुख्य सचिव भी मिले, प्रमुख सचिव और आपके पुलिस महानिदेशक भी आए, और हमारी केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग की टीम भी यहाँ आई। उन्होंने भी अपने स्तर से देखा है। महिला आयोग की टीम भी अभी अपना दौरा किया है, उन्होंने भी अपने स्तर से देखा है, और अल्पसंख्यक आयोग की भी नज़र पूरे घटनाक्रम पर है, और हम भी अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। उस रिपोर्ट में हमें ऐसा लगता है कि जो चौंकाने वाले कुछ बिंदु हमने ढूंढे हैं और जिन पर हमने संज्ञान लिया है, उन पर हम जांच कर रहे हैं, और रिपोर्ट हमारी चौंकाने वाली होगी, और वो घटना को सही
स्थितियों की जानकारी सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है और सरकार को हम सही स्थिति से अवगत कराएंगे, जिससे कि आगे पुनः ये घटना कभी उत्तराखंड में न घटे। इसको लेकर के सरकार भी गंभीर है और हम भी गंभीर हैं और हमारी जांच रिपोर्ट तैयार हो रही है, जल्दी इसको हम सरकार को देंगे। उस स्तर पर भी रिपोर्ट जानी है, सारी रिपोर्टों को सरकार संज्ञान ले। ये अभी अल्पसंख्यक आयोग की जो केंद्र से टीम आई। वहीं हल्द्वानी पुलिस को बनभूलपुरा दंगे के मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोईद को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया, इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने 24 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। अब उसके बेटे को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में नामजद सभी उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन सभी पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। देखिए, बनभूलपुरा हिंसा में जितने भी नामजद अभियुक्त थे, गिरफ्तारी होने के साथ इसमें नामजद जितने भी अभियुक्त थे उनकी सभी की गिरफ्तारियां हो चुकी है। ये जो अभियुक्त है इसको हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और ये जो शानदार कार्य है इसके लिए मेरी टीम को मेरी तरफ से 2,500 रुपये का और डीआईजी कुमाऊं की तरफ से इस टीम को 5,000 रुपये का इनाम दिया। आपने भी अब्दुल मलिक से पूछताछ की है, क्या कुछ चीजें निकल के सामने आई हैं? 4 घंटे की पूछताछ में क्या क्या बताया गया है? देखिए, अब्दुल मलिक जो है वो पुलिस कस्टडी रिमांड में है और उसमें हमारी टीमें पूछताछ कर रही है। जो भी दंगे में संलिप्त लोग थे उनको उकसाने का कार्य, उनको भड़काने का कार्य और जिसके द्वारा भी दंगे में उनको किसी भी तरीके की सहायता की गई है, इन सभी तथ्यों को लेके उससे पूछताछ की जा रही है। कुछ तथ्य हमारे पास आए हैं जिनको विवेचना में शामिल कर रहे हैं और उसी के आधार पर आगे साक्ष्य संकलन और आगे कार्रवाई करते हुए हम जल्दी ही इस विवेचना को कंप्लीट करेंगे। सर, गिरफ्तारी का दौर लगातार जारी है, आपको ऐसे और कितने लोग चिन्हित करें आपने, कितने को गिरफ्तारी और होनी जो नामजद है? देखिए, नामजद अभियुक्तों की सभी गिरफ्तारियां हो गई है। नामजद में अभी कोई भी अभियुक्त ऐसा नहीं है जिसे गिरफ्तारी होनी शेष हो, लेकिन कुछ नए अभियुक्त जो है वो विवेचना में आए हैं। कुछ महिलाएं भी चिन्हित हुई है और कुछ और अभियुक्त भी हैं जिन पे हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। तो जैसे ही साक्ष्य संकलन कार्रवाई पूरी होती है और आने वाले समय में और अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हम इसमें करेंगे। सर, साक्ष्य को लेकर सीएम योगी और आनंदीबेन पटेल की मुलाकात ने सियासी गलियारों की हलचल को बढ़ा दिया। राजधानी दिल्ली से लौटते ही सीएम की राज्यपाल से मुलाकात का विषय राज्य सरकार की कैबिनेट का विस्तार है। कयास लगाए जा रहे हैं किसी भी समय मंत्रिमंडल विस्तार की खबर की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। वहीं सीएम योगी ने मंत्रियों की सूची राज्यपाल को सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान के साथ आरएलडी से 2 विधायक चंदन चौधरी और राजपाल बलियान व बीजेपी से रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। गौरतलब है, आजम खान की विधायकी जाने के बाद सपा से उनकी जगह चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को हराकर बीजेपी के आकाश सक्सेना ने जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सहयोगी दल को रिझाने में लगी और ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार करके बीजेपी सहयोगी दलों को मंत्री पद देकर खुश करने का काम करेगी। यूपी में 4 से 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें एक नाम सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का है। वहीं सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, पिछली बार आचार संहिता लगने से पहले दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। उस आधार पर इस बार भी आचार संहिता लगने से पहले विस्तार हो सकता है। हफ्ते भर के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। अभी इस पे कोई चर्चा नहीं है। जब तक दिल्ली नेतृत्व से कोई सूचना नहीं आएगी तब तक उस पर कुछ नहीं हो सकता है। आपकी जानकारी के अनुसार, क्योंकि आपको तो ज्यादातर सभी चीजें पता रहती है, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, कब कहाँ क्या होने वाला है, तो उसकी जानकारी के अनुसार आचार संहिता लगने के पहले दिल्ली में भी विस्तार हुआ था पिछली बार और यूपी में भी विस्तार हुआ था। तो उस आधार पे ये हम लोग कहते हैं कि आचार संहिता लगने के पहले विस्तार हो सकता है, ऐसी चर्चा रहती है। मतलब हो सकता है, जो अभी जो ये है कि लोकसभा के चुनाव में जो महीने भर का टाइम, लगभग महीने 2 महीने का, उससे पहले उत्तर प्रदेश में हो सकता है। कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? एक आपका नाम चर्चा में है। अब जो बातें वहाँ नेतृत्व के तय हुआ होगा, अब वो हमको जानकारी नहीं है। वहाँ से जो सूचना आएंगी तो वो सब आपके सामने मिलेगी। एक सवाल और है, अभी जिस तरह से आपने पहले ही बताया था कि समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग होगी, उसमें क्रॉस वोटिंग भी तमाम विधायक उनसे अलग हुए, लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी में कल वो राम दर्शन के लिए गए रामलला की, उन्होंने कहा कि अभी
जो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं वहाँ तो दरवाजा खुला है, जाके दर्शन करना चाहिए। कौन रोक रहा है? तो पहले जिनके साथ थे वो भगवान राम को नहीं मान रहे थे क्या? समाजवादी पार्टी जो वो कह रहे हैं कि वहाँ समस्या होती थी दर्शन नहीं करने। भगवान राम के गुरु को तो मानते हैं शंकर भगवान की तो पूजा सुने की कार्यालय में की और मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं सैफई में। तो चाहे राम कहिए, चाहे शंकर भगवान कहिए, चाहे कृष्ण कहिए, सब एक हैं। रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान, तो सब एक हैं। तो अब उनका विषय है और संविधान में सभी लोगों को छूट है अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब के हिसाब से पूजा पाठ करने का। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में अभी ये जो विधायक हैं इसके अलावा और भी लोग हैं जो टूटने वाले हैं और इंडिया के साथ आने वाले हैं? धैर्य रखिए। एटा में सपा प्रत्याशी देवेश शाक्य कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। अब वो इंडी के बैनर तले लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस के एटा जिला अध्यक्ष गंगा सहाय ने कहा इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी। वहीं सपा प्रत्याशी देवेश शाक्य ने कहा भाजपा की नीति और रणनीति के विरोध में आम जनमानस का सहयोग मिल रहा है और जनता के आशीर्वाद से उनकी ऐतिहासिक सम्मानजनक जीत होगी। मेरा नाम गंगा साय लोधी है, मैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से हूँ जी। आज जो प्रत्याशी समर्थन मांगने नहीं आए हैं जी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। वो तो गठबंधन तो है ही। इंडिया गठबंधन के नहीं मांगने नहीं आए हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हमारे प्रत्याशी हैं और हम अपने प्रत्याशी को पूरी तन मन धन से हर पूरी ताकत लगाएंगे और भाजपा के जो झूठे जो वादे हैं उनके खिलाफ आम जनता खड़ी हो गई है और इस इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगा। ये हमारा जो है आज का जो प्रथम फर्स्ट इम्प्रेशन की लास्ट इम्प्रेशन वाली कहावत है। जो पहली बार जो यहाँ पर आए हैं और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी 22 एटा लोकसभा पर भारी मतों से जीतेगा। विजयी आश्वस्त हैं? पूरे आश्वस्त हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और राहुल जी को बधाई देता है या उनकी कमेटी है, उनसे उनके पास आया, उनसे परिचय करने आया जी। और अभी तक जब तक गठबंधन नहीं हुआ था तब तक मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था जी, लेकिन अब मैं इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हूँ। आप सभी का सहयोग मुझे मिल रहा है। क्या लगता है इंडिया जो निश्चित तौर पर मिलेगा? एटा में कैसा लग रहा है आपको, किस तरीके का माहौल लग रहा है? आप चुनाव के प्रत्याशी हैं, आप मैदान में कूद रहे हैं। विरोध में हर एक जनमानस वो नहीं चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बने और सब लोग वोट देना चाह रहे हैं। आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता को लेकर के क्या कहेंगे? क्या देखिए, ये चीज आप भी समझ रहे हैं जी कि बीजेपी अपनी हार से बौखलाई हुई है जी, और जब कोई भी प्रत्याशी या पार्टी बौखलाती है तो बौखलाहट में ऐसे काम करती है जो आज काम एटा में चल रहे हैं जी। रही राज्यसभा की बात, तो ये बड़ा मामला है। कौन किससे डरने वाले लोग चले जाते हैं, टिकने वाले लोग रुके रहते हैं। तो क्या मानते, डर के वजह से चले गए? ये एग्जैक्ट क्या ईडी और सीबीआई उनके पास है। यहाँ कड़ा भाजपा का जिस तरीके से समय आने दीजिए, सभी वर्गों जातियों का समर्थन, सभी जात धर्मों का समर्थन मिल रहा है। हमारे मेहमान बन के आए हैं कार्यालय पे। प्रतापगढ़ में अफसान माता पूजन महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने अफसान माता की जय बोलकर वातावरण को भक्तिमय कर दिया। वहीं राज्यपाल के पहुंचने पर पुलिसकर्मियों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर राज्यपाल को बुके भेंट कर स्वागत किया गया। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने कहा, जहां महिलाओं का सम्मान नहीं है वह समाज विकास नहीं कर सकता, इसलिए आधी आबादी को सम्मान देना होगा। भारत ऐसा देश है जहां नारियों की पूजा होती है, महिलाओं के द्वारा ही देश एवं समाज की रक्षा होती है। आज तो मैं आया था माता अफसान माता के इस पूजन कार्यक्रम में, जहां तक राज्यपालों की जो अपनी भूमिका है अपना निर्वाह करते हैं, उस पर कोई बोलने का विषय नहीं है, अपना वो करते हैं। इस नाते आज तो मैं आया हूँ इस पूजन माता अफसान माता का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। नारी शक्ति का जागरण एक बड़े स्तर पर हो रहा है, स्वाभाविक है ऐसे कार्यक्रम में, और इस देश की संस्कृति रही है नारियों का सम्मान,
और नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति का उद्घोष इस देश में हमेशा हुआ है। और इसको बल देते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई करना चाहता हूँ कि उन्होंने नारी बंधन अधिनियम ला करके महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण काम किया है। और ऐसे काम जिसमें भी यह मातृशक्ति नारी शक्ति आगे बढ़े, जो कि इन्हीं से हम घर परिवार समाज और राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं, इनका मजबूत होना आवश्यक है। आज इस दिशा में सब कुछ आगे ठीक हो रहा है। आज इसी कार्यक्रम में मुझे बताया गया, प्रतिभा जी ने कहा कि आप आ जाएंगे तो अच्छा लगा। इतने माताओं के बीच में आकर के, और मैं इनकी तपस्या देख करके मैं विभूत हूँ कि सुबह से बिना कुछ खाए पिए और इतनी देर तक तपस्या की तो रहा है ना कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत। तो फिर ऐसे क्या है कि जहाँ जहाँ माताओं को होता है तो उस दिशा में भी आस्थावान देश है। आज मैं इतना तो सच है कि भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण की एक बेला है। उस बेला में आज का ये पर्व एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तत्र देवता, तो वहाँ नारियों का जहाँ सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। आज कानपुर में आयकर विभाग ने बंशीधर तंबाकू कंपनी पर छापा मारा। कानपुर के साथ ही दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने अपना टर्नओवर 20 से 25 करोड़ दिखाया, लेकिन असल में टर्नओवर 100 से 150 करोड़ रुपए है। बता दें, कल यानी 29 फरवरी को आयकर विभाग ने तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की और ये आज दूसरे दिन भी जारी है। और इस दौरान कंपनी मालिक के दिल्ली आवास पर 60 करोड़ रुपए कीमत से ज्यादा कारें मिली, जिसमें 16 करोड़ की रोल्स रॉयस, फैंटम, मैक्लेरेन, लैम्बोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। बताया जा रहा है छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने 4.5 करोड़ नकद जब्त किए, साथ ही कुछ बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए। तंबाकू कंपनी हिसाब किताब में दर्शाई गई कंपनी को फर्जी चेक जारी कर रही थी, लेकिन दूसरी ओर अन्य बड़े पान मसाला घरानों को उत्पाद की आपूर्ति कर रही थी। तंबाकू कंपनी 20 से 25 करोड़ का टर्नओवर दिखाती थी, जो असल में 100 से 150 करोड़ था। जानकारी के मुताबिक करीब 80 साल से तंबाकू कारोबार से जुड़े फर्म के मालिक के मिश्रा और मुन्नू मिश्रा का नयागंज में पुराना ऑफिस है। फिलहाल रियल एस्टेट, बेनामी संपत्तियों के अलावा नकदी की भी तलाशी की जा रही है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।